14 घंटे आपने कह दिया, लेकिन प्रोडक्टिविटी के मैटर में वो कितना केपेबल है? क्या उसको ट्रेनिंग मिली है 14 घंटे काम करने के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो किसी मजबूरी में अभी तो कर रहे हैं बिकॉज बॉस का प्रेशर है या लीडरशिप का प्रेशर है, लेकिन साथ साथ उनके रेज्यूमेज अपडेटेड हैं पोर्टल्स पे इन ऑर्डर टू सीक अनदर जॉब। चाइना में 996 चलता है, 9 AM to 9 PM 6 days a week। अब हम इतना देख लेते हैं और उसकी प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं और उसको रेप्लिकेट करने के लिए अपनी कंट्री में बात करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वहां कितने प्रोटेस्ट चल रहे हैं इसके पीछे, दैट पीपल आर नॉट हैप्पी विद दिस। तो उसकी बात कौन करेगा? हम प्रोडक्टिविटी की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, हम स्ट्रेट ऑफ नंबर ऑफ आवर्स की बात कर रहे हैं। प्रोडक्टिविटी इज अ फंक्शन ऑफ योर सर्कमस्टेंसेस इन सो मेनी केसेस। और जहां आपका ऑफिस है, स्पेशली इन द बिगर सिटीज, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आवर्स जो आपके पूरे दिन में जाते हैं। तो वो कॉस्ट आप कैसे पे करते हैं? तो आपके पर्सनल लाइफ के लिए मतलब देयर इज नो स्पेस एट ऑल, तो आपको पर आवर के बेसिस पे पैसा देना पड़ेगा ओवर टाइम का। तो ओवर टाइम और डबल टाइम भी एक कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा। मतलब ओवर टाइम भी एक लिमिट तक ही आप करा सकते हैं, उसके भी बियॉन्ड जा रहे हैं तो वहां पर आपको डबल टाइम मिलेगा, यानी जो आपका आर्ली रेट है वो डबल करके मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट ही गलत है यार, ये वेस्टर्न का ही मैं तुम्हें चलो ब्रेक डाउन करके समझा देता हूं पहले। नहीं, इसमें देश आगे बढ़ेगा वाला जो एक एंगल है ना, वो मुझे लगता है थोड़ा सा मिसप्लेस्ड है। बिकॉज देश देखिए आगे कब बढ़ता है, देश आगे तब बढ़ता है जब माइक्रो लेवल पे लोग प्रोडक्टिव होते हैं और खुश भी होते हैं। ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स एक चीज होती है, उसमें इंडिया की जो रैंकिंग है, और बड़े दुख के साथ मुझे ये बताना पड़ रहा है फॉर दोज हु डोंट नो, हमारी रैंक है 126। ठीक है, आउट ऑफ। बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात यह है कि 126 आउट ऑफ 146 है। तो मतलब हम ऑलमोस्ट रॉक बॉटम पे टच कर ही रहे हैं। लास्ट 20 में है। हैप्पीनेस इंडेक्स है ये, इस पे 126 रैंक होने का मतलब ये है दैट वी आर मिजरेबल, वी नॉट हैप्पी, दैट वी आर फेसिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज। हु विल टॉक अबाउट दैट? एक कंट्री अगर अपने फाइनेंसेस में, दैट इज राइट, इकोनॉमी में इतना ज्यादा बूस्ट हो जाती है कि वो नंबर 1, 2, 3 पे आ जाती है, जैसा एनआरएन अपने स्टेटमेंट में इंटेंड कर रहे हैं, बता रहे हैं, इंप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो हैप्पीनेस इंडेक्स में बिल्कुल रॉक बॉटम पे टच कर रही है। तो आप समझ पा रहे हैं, मतलब ऐसी एक सो कॉल्ड सक्सेस, फाइनेंशियल सक्सेस, इकोनॉमिकल सक्सेस इज कमिंग एट अ कॉस्ट ऑफ पीपल्स वेलबींग, बेसिक वेलबींग जो उनका अधिकार है, उनका राइट है। तो क्या एक ऐसी नेशन हम बनाने की तैयारी कर रहे हैं जहां पर एवरीथिंग बिकम्स रोबोटिक, जहां पर इमोशंस का कोई रोल ना हो या बहुत मिनिमम रोल हो, जहां पर रिलेशनशिप्स की कोई पूछ ना हो, जहां पर रिलेशनशिप्स की कोई वैल्यू ना हो, है ना? वी आर टॉकिंग अबाउट जापान, वी आर टॉकिंग अबाउट चाइना। मतलब जापान इज नो कंट्री टू फॉलो। मैं नहीं मानता हूं जापान में आप देखिए, क्या सिर्फ इसको एक एंगल से देखा जा सकता है या देखा जाना चाहिए भी? किसी भी चीज को आप एक एंगल से कैसे देख सकते हैं? आप समझिए कि एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना है किसी एक ऐसी रोड पे जो बहुत कंजेस्टेड रहती है ट्रैफिक से, फॉर एग्जांपल, तो उसका एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप यहां से लेके पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक ब्रिज बना दीजिए। ब्रिज बन जाएगा तो कारें जो हैं, जो बड़े व्हीकल्स हैं, वो ऊपर से जाएंगे और नीचे वाली रोड भी हो जाएगी, और आपने एक ही सेम सरफेस एरिया में 2 लेवल्स बना दी और वहां पर चीजें हो रही। तो एक तरीका तो ये हो गया कि आप ब्रिज बना दीजिए, प्रोजेक्ट पास हो जाएगा। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट इसका ये है कि वो ब्रिज वहां बनने के लिए हमारी कॉस्ट क्या है, एंड कॉस्ट नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी बट ऑल्सो वो जगह कैसी है, उसके आसपास कितने रेजिडेंशियल इलाके बसे हुए हैं, कितने खेत खलियान हैं, है ना, कितने वहां पर कोई हॉस्पिटल तो नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब आप ये देखेंगे कि ये डिसरप्शन क्या क्रिएट करेगा, और फिर उस डिसरप्शन को कॉम्पेंसेट करने के लिए आप कुछ और दूसरी नीतियां लेकर आएंगे। यही होता है ना सारी गवर्नमेंट स्कीम्स में। तो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे ले जाने के लिए आपने एक स्टेप लिया, और उसी के साथ साथ आपने उसके रिलेटेड एस्पेक्ट्स जो हैं, जो कहीं ना कहीं कुछ रिलेटेड फ्रीक्वेंसीज जो डिस्टर्ब होंगी, उसके लिए भी आपने कुछ प्लानिंग कर ली। ठीक उसी तरह जब आप ऐसी बात बोलते हैं कि 70 आवर्स का वर्क वीक जो है वो सबको करना चाहिए देश को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसके रिलेटेड एस्पेक्ट्स की बात कौन करेगा? और इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आप इसको एक सिंगल लेंस से, सिंगल डायमेंशन में नहीं देख सकते हैं। इसके अलावा अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में उनसे जो होस्ट हैं उन्होंने पूछा कि इतना बैकलैश आपके स्टेटमेंट पे आया तो आपका क्या स्टैंड है, और वो कहते हैं कि
मेरे कई फ्रेंड्स जो हैं, वेस्टर्न जो कंट्रीज के मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने इस चीज की सराहना की है, that they have praised and they have agreed to what I have said, कि इंडिया को आगे ले जाने के लिए ये 70 घंटे हर किसी को देने चाहिए काम पे हफ्ते में। अब आप आयरनी देखिए, ये एडवाइजरी वो जो जारी कर रहे हैं एक तरीके से वो कर रहे हैं इंडियंस के लिए, इंडियन मार्केट के लिए, इंडियन लोगों के लिए, इंडियन एम्प्लॉयज के लिए, इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। लेकिन वैलिडेशन कहां से सीख कर रहे हैं? वेस्टर्नर्स से। चलिए, इंडिया में भी कई लोगों ने, भावेश हैं और एक दो लोग हैं जिन्होंने इस चीज को सपोर्ट भी किया है, ठीक है। तो अगेन वो कौन से लेवल के लोग हैं? वो सीईओ, सीएफओज, ओनर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाले जो लोग हैं, वही अगेन वही बात है, ये वो लोग तो इसको वैलिडेट करेंगे। लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो आदमी काम कर रहा है, व्हाट इज इन इट फॉर हिम? आप टेबल पर उसके लिए क्या ला रहे हैं? क्या उसके लिए कोई रिवॉर्ड है? क्या उसकी सैलरी में आपको इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं जो करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट होना चाहिए? सो फॉर एग्जांपल, अगर 40 घंटे एक तय लिमिट है काम करने की, स्टिपुलेटेड लिमिट है, उसको आपने 70 आवर्स कर दिया, ठीक है, तो ये हो गया लगभग 80% आपने वर्कलोड उसका बढ़ा दिया, ठीक है, अगर मेरी मैथ सही है तो। अब इसके बाद सैलरी जो है वो कितना परसेंट बढ़ा रहे हैं आप करस्पॉन्डिंग टू दैट 80% ऑफ दैट वर्क, वो कितना बढ़ा रहे हैं? या कहीं आप ये कह रहे हैं कि वो फॉर द सेम सैलरी, जो इन मेनी केसेस ऑलरेडी बिलो मार्केट पेड होते हैं लोग, जनरली स्पीकिंग, कुछ इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा पे करती हैं लेकिन ज्यादातर इंडस्ट्रीज नहीं करती हैं, और उन इंडस्ट्रीज में भी कुछ कंपनीज नहीं करती हैं जो अच्छी वेल पेइंग इंडस्ट्री हैं, उसमें भी देयर इज अ kitty of all kinds of organizations that are good paymasters, that are great paymasters, and then there are the ones जो अच्छे paymasters नहीं होते हैं। and normally great paymasters, वो वाली कंपनीज को क्रैक करने के लिए बहुत आपको मेहनत चाहिए होती है, स्किल्स चाहिए होती हैं, मेनी राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज, एंड दैट्स अ स्टोरी फॉर अनदर डे। लेकिन वहां पर आप नहीं पहुंच सकते हैं, तो आप कहां पहुंचेंगे? जहां पर या तो मीडियोक्रिटी है इन टर्म्स ऑफ पे, या फिर वो लेस देन एवरेज, लेस देन द मार्केट स्लैब जो है वो पे करती हैं। तो वहां अगर आप चले जाते हैं तो आप ऑलरेडी अंडरपेड हैं, और अगर आप ऑलरेडी अंडरपेड हैं, पेमेंट आपका है 80% ऑफ व्हाट यू शुड गेट फॉर एग्जांपल, और अब आपका काम 80% और बढ़ गया, तो मतलब देख रहे हो डिस्पैरिटी कितनी ज्यादा है इसमें। बहुत बड़ी। और जो ये स्टेटमेंट एक दे रहे हैं मूर्ति जी कि मेरे वेस्टर्न फ्रेंड्स जो हैं उनसे उन्होंने वैलिडेट कर दिया है और उनसे अप्रूवल मिल गया है स्टेटमेंट का, बल्कि उन्होंने सराहना की है, अपलॉज किया है मेरे वो करेंगे स्टेटमेंट को, तो वो तो वैसे भी करेंगे। और अगर वेस्टर्न लोगों की बात की जाए तो वहां पे तो लॉज हैं, यूएस में फॉर एग्जांपल वहां पे फेडरल FSLA है जो कि ये कहता है कि आपके वीक में 40 आवर्स से ऊपर नहीं होने चाहिए, और अगर हो रहे हैं तो आपको पर आवर के बेसिस पे पैसा देना पड़ेगा ओवर टाइम का। तो ओवर टाइम और डबल टाइम भी एक कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, मतलब ओवर टाइम भी एक लिमिट तक ही आप करा सकते हैं, उसके भी बियॉन्ड जा रहे हैं, एंड देयर आर टाइम्स व्हेन यू हैव डिलीवरेबल्स इन द प्रोजेक्ट्स एंड व्हाट हैव यू, तो वहां पर आपको डबल टाइम मिलेगा, यानी जो आपका आवर्ली रेट है वो डबल करके मिलेगा। अच्छा, एक खास पॉइंट, स्पीकिंग ऑफ आवर्ली रेट, देखिए जितनी भी आईटी आउटसोर्सिंग फर्म्स हैं, जैसे मूर्ति साहब की भी एक है, वो अपने क्लाइंट्स को बिल करते हैं आवर्ली। अच्छा, एंड ऑफ कोर्स इन US dollars, in UK pounds, and all those currencies जो इंडिया से कोई 100 गुना ज्यादा स्ट्रांग है, कोई 70 गुना ज्यादा स्ट्रांग है, and so on and so forth। लेकिन यहां पर सैलरी दी जाती है महीने की, ठीक है, सैलरी अपने आप में कितनी एट पार विद द मार्केट है वो हमने बात करी ली ऑलरेडी। तो आप देखिए हर लेवल पे ये स्टेटमेंट जो है वो क्वेश्चनेबल है। आप उनको आवरली चार्ज करते हैं, डॉलर्स में चार्ज करते हैं, यहां पर आप INR में पैसे दे रहे हैं, विच इज ओके, INR में ही देंगे, लेकिन करस्पॉन्डिंग तो नहीं है वो। देयर इज समथिंग कॉल्ड परचेजिंग पावर पैरिटी, PPP। तो वो बेसिकली आपके INR की वैल्यू विज अ वी डॉलर वैल्यू फॉर एग्जांपल बताता है कि इतना अगर डॉलर आपको US में मिल रहा है और इतना INR इंडिया में मिल रहा है तो वो इक्विलिब्रियम में है, बराबर है। तो उसकी एक PPP इंडेक्स होता है एक। तो क्या PPP को सेटिस्फाई करके आर यू श्योर that you are offering salaries and wages to your people to the T जो PPP डिफाइन करता है? पहले तो सवाल ये भी है सबके लिए, ठीक है। अगर वो करता भी है तो देखिए वहां तो आर्ली आप चार्ज कर रहे हैं ना प्रोजेक्ट्स में, और यहां पर आप मंथली दे रहे हैं।
तो इन सारी, और यही मेरा मतलब है व्हेन आई से कि इसको सिंगल डायमेंशन में नहीं देखना चाहिए, मेरा यही मतलब है, इतने सारे रिलेटेड एस्पेक्ट्स इसके हैं जिसको डिस्कस करे बिना ये स्टेटमेंट बहुत वीक स्टेटमेंट है। बिल्कुल। एक इसका एस्पेक्ट और है जो अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं किया, वो है कि जब आदमी इतना ज्यादा रोबोटिक हो जाएगा, इतना काम करेगा, तो कहीं ना कहीं उसका जो मेंटल बैलेंस है, जो मेंटल हेल्थ है, वो भी अफेक्ट होगी। बिल्कुल, है ना। एक इंग्लिश में कहावत है, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। तो डल तो वो होगा ही, जो उसके फिजिकल हेल्थ इफेक्ट्स आएंगे वो तो आएंगे ही, प्लस मेंटल इफेक्ट जो उसका आएगा, जो वो हो सकता है डिप्रेशन में जाए, या वो किसी रेज में कन्वर्ट हो, रोड रेज से लेके डोमेस्टिक जो होता है ऐसा, हाँ, डोमेस्टिक जो वायलेंस होता है उसमें कन्वर्ट होता है। तो उस एस्पेक्ट के बारे में इन्होंने कोई बात नहीं करी, जिस पे डिस्कशन होना जरूरी है। कितने ऐसे लोग हैं जो नहीं ले पाते हैं यार प्रेशर ऑफिस का। ऑफिस में बॉसेस जो होते हैं इतने मटीरियलिस्टिक, किसी से कोई मतलब नहीं, आपकी फैमिली कुछ भी हो रही हो, आपकी पर्सनल लाइफ में कितनी टेंशन हो, बीमारियां हो, किसी की माँ बीमार है, किसी के बच्चे बीमार हैं, किसी को कहीं स्कूल में कुछ एडमिशन नहीं मिल रहा है उसको लेके टेंशन है। तो मतलब आपको किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं है, काम करिए बस, काम के अलावा नथिंग एल्स एग्जिस्ट। तो ये एक धारणा जो है वो गलत है, और इससे ये होता है कि एक डोमिनो इफेक्ट कहलाता है, जिसमें आप एक चीज की टेंशन जो है वो दूसरी तरफ एक रिपलिंग इफेक्ट बनता है उस चीज का। तो डोमिनो इफेक्ट, दैट इज द वर्ड ऑफ द डे। तो उस डोमिनो इफेक्ट से हम कैसे बचें, ये किसी ने बताया कि आप जब इतना टाइम काम करेंगे, आपकी काम की फ्रस्ट्रेशन जब दिमाग में ओवरब्लो हो जाएगी, प्रेशर बनाएगी, तो प्रेशर कहाँ निकलेगा, उसका कोई वेंट है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और उसके लिए फिर वही बात है कि देयर आर पीपल हु वुड वांट टू डू दैट, और उसको आप एज एन ऑप्शन रखिए ना। आप ऑप्शन रखिए, और ऑप्शन के साथ साथ उसमें क्या रिवॉर्ड उससे जुड़ा हुआ है वो भी बता दीजिए, एंड देन यू सी हाउ मेनी पीपल वुड कम फॉरवर्ड एंड टेक दैट। लोग काम करेंगे, लोग काम करना चाहते हैं। अच्छा, दूसरी एक और बात है, बहुत से लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज, ठीक है। आप उनको एम्प्लॉय करने के सोर्सेस क्रिएट कीजिए ना। आप जिस जगह पर बैठे हुए हैं वहां से यू आर ओनली सेकंड्स अवे टू इनेबल दोस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जहां पर जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं वो भी आ जाएंगे। आज जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनकी तो आप 8 घंटे की भी प्रोडक्टिविटी नहीं ले रहे ना, मतलब उनका तो 0 है प्रोडक्टिविटी, वो वैसे ही सल्व कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो इससे अच्छा तो ये होगा कि जो आपके पास वर्कफोर्स ऑलरेडी है उससे आप एक ऑप्टिमल नंबर ऑफ आवर्स काम कराइए, विच इज एनीवेयर बिटवीन 40 to 48 आवर्स इन अ वीक। और जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, मोर अपॉर्चुनिटीज दैट यू क्रिएट वुड ओपन दोस फ्लड गेट्स, जहां पर वो लोग भी आएंगे और प्रोडक्टिविटी आपकी वैसे भी इंक्रीज हो जाएगी। तो अल्टीमेटली देयर आर वेज टू बैलेंस दोस काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज, जिसके बारे में हमें बात करनी पड़ेगी इन द सेम ब्रेथ व्हेन वी से दैट वी हैव टू वर्क इन एक्सेस ऑफ 70, 80, 90, 100 आवर्स। बिल्कुल। मेरे टीचर ने एक बार कहा था कि यू आर नॉट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, द यूनिवर्स हैज मल्टीपल सेंटर्स। मतलब आप अपने आप को कभी भी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं समझ सकते। इस ब्रह्मांड के बहुत सारे केंद्र हैं और आपको उन सारे केंद्रों को साथ लेकर चलना पड़ता है। आप ये स्टेटमेंट ही देखिए जो उन्होंने अपने उसमें इंटरव्यू में दिया है कि भाई मैं सिर्फ उसकी बात सुनूंगा जो मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल होगा। तो अब तुम आयरनी देखो कि वो कहते हैं कि आई विल ओनली लिसन टू दैट पर्सन हु इज मोर सक्सेसफुल देन मी। तो आप सक्सेस की परिभाषा क्या बताते हैं? पहले तो आप इसी पे आ जाइए। सक्सेस इन टर्म्स ऑफ व्हाट? पैसा या रेवेन्यू या खुशियां, हैप्पीनेस इंडेक्स या मार्केट शेयर या आपके कितने क्रिप्टो आपके पास है, या आपके बैंक में कितना कैश फ्लो है, कितना लिक्विड आपके पास वो है, या कितनी प्रॉपर्टी है। किस तरह से आप सक्सेस को नापते हैं? मेरे हिसाब से तो देखिए, एक अगर रिक्शा पुलर है और वो अपनी जिंदगी से, अपने काम से खुश है तो वो सक्सेसफुल है यार, है ना। तो आप सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हैं? आप ये कैसे, क्यों, कब कहते हैं, किस लिए कहते हैं कि मैं अपने से ज्यादा सक्सेसफुल इंसान की ही बात सुनूंगा? ये तो स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि आप जिसके बारे में कह रहे हैं, आप जिसके लिए कह रहे हैं कि भाई तुम 70 घंटे काम करो, तुम मतलब तुम एक कोई इंडियन आदमी खड़ा हुआ है, एक इंडियन के लिए वो ये कह रहे हैं, तो मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा क्योंकि तुम अभी सक्सेसफुल नहीं हो। मैं उसकी सुनूंगा बिकॉज ही इज अ वेस्टर्नर, ठीक है, एक वेस्टर्न कंट्री में वो बहुत सक्सेसफुल आदमी है, मैं उसकी सुन लूंगा। लेकिन मैं तुम
तुम्हारे लिए स्टेटमेंट बोल रहा हूं, तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। तो ये स्टेटमेंट ही गलत है।